नमस्कार। एक बार फिर मैं करुणाकर सिंह आप सभी का इस RAC के द्वितीय लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात किया था और दो साइकिल भी कवर किया था, जिसमें से एक रिवर्स कैनाट साइकिल थी और एक आपका बेल कॉलोमैन या रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों ने कवर किया था। तो उसमें से करीब 5 क्वेश्चन उस यूनिट से जो है उस टॉपिक से आ जाएंगे। और जो आज हम लोग स्टार्ट करने हैं पहली यूनिट का जो सेकंड पोर्शन है, उससे भी करीब 4 से 5 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो AKTU का 29 तारीख को RAC का पेपर है। तो जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है मेनली वो एयर है। एयर एज रेफ्रिजरेंट वर्क कर रहा है। एयर इज़ वर्किंग जस्ट लाइक ए रेफ्रिजरेंट। और ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के साथ ख़ास बात यह है कि जो क्वेश्चंस इसके ऊपर पुटअप किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव बेस पर, तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो कि एयर एज ए रेफ्रिजरेंट आपको क्यों चाहिए। तो जो नॉर्मली हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं कि एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते समय जो एयर इस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, एक प्रकार से कहें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि एडवांटेज में या व्हाट आर द एडवांटेज या आप मेरिट्स बोलिए तो आप ये कह सकते हैं। जैसे पहला एडवांटेज ये बोल सकते हैं आपकी एयर ईज़िली अवेलेबल है, एंड कोई भी कॉस्ट आप इसके लिए पे नहीं करेंगे, नो कॉस्ट, क्योंकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो दूसरा रेफ्रिजरेंट में ख़ास बात होती है, इन केस अगर रेफ्रिजरेंट किसी ऐसे सिस्टम से लीक करता है किसी एटमॉस्फेयर में, तो उसके अंदर कोई भी टॉक्सिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, और कभी भी वो फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, तो जलना नहीं चाहिए उसको। तो ये नॉन टॉक्सिक भी है, नॉन टॉक्सिक है एंड नॉन इनफ्लेमेबल भी है। इनफ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। तो एयर के अंदर जो ये प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर मान लीजिए आपने एयर कहीं लीक भी कर जाती है तो आपको कोई ख़तरा नहीं होता है। इसलिए ये दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो ज़्यादा यूज हम कर सकते हैं, जिसका मतलब एडवांटेज के तौर पर हम दिखा सकते हैं कि एयर जो है ईजिली अवेलेबल है, कोई कॉस्ट हमको नहीं देनी है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इन्फ्लेमेबल है। बहुत से रेफ्रिजरेंट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो बाहर अगर निकल जाएं तो शायद वो जो भी वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं उनको जो है डैमेज कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वेट की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। एयर इज़ लाइट इन वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए जो एयर का वेट होगा एज ए रेफ्रिजरेंट वो कम होगा, लाइट होगा, हल्का होगा। तो इससे पूरे सिस्टम का जो वज़न होगा ओवरऑल कम हो जाएगा। बस अब 2-3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2-3 ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एयर एज ए रेफ्रिजरेंट। तो आप इजीली अवेलेबल, नो कॉस्ट, टॉक्सिक नहीं होगा, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील नहीं होता है, और पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर सिस्टम का जो वेट होता है वो कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला आपका। अब डिसएडवांटेज में अगर आप देखें, डिसएडवांटेज में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा डिसएडवांटेज में पहला, जैसे फॉर एग्जांपल COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वेरी लो, बहुत कम होती है एयर एज ए रेफ्रिजरेंट जब आप यूज करते हैं, क्योंकि जो एयर की रिस्ट्रिक्शन है, जो गैस जो उसके अंदर प्रॉपर्टी है उसका ही इस्तेमाल हम लोग कर पाते हैं। तो एज ए गैसियस फॉर्म COP जो एयर की होती है, या जो भी आप इस सिस्टम में जिसको यूज करते हो, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत है, कम होता है। और दूसरा जो सर्कुलेशन रेट होता है, जो एयर सर्कुलेट करते सिस्टम के अंदर,
क्योंकि COP कम होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होगा, तो उस परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए आपको एयर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो सर्कुलेशन रेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इज़ वेरी लार्ज, ज़्यादा होता है। तो इसको हैंडल करने के लिए जो है आपको बड़ा सिस्टम चाहिए। तो सर्कुलेशन रेट मतलब पर सेकंड या पर मिनट जो जितनी क्वांटिटी आप सर्कुलेट करते हैं वो इसके अंदर ज़्यादा होती है, और उसकी बेसिक वजह होती है क्योंकि एयर के अंदर जो इसकी फिजिकल थर्मल प्रॉपर्टी है वो ऐसा है कि वो COP को कम कर देती है। तो एयर एज ए रेफ्रिजरेंट, ओवरऑल कंक्लूजन जो ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो ये है कि एयर एज ए रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर 3 एडवांटेज हैं कि ये ईजिली अवेलेबल है, सब जानते हैं, कॉस्ट नहीं लगेगी इसको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे, टॉक्सिक नहीं होती है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, ध्यान रखिएगा इन्फ्लेमेबल नहीं होती है, ज्वलनशील नहीं है, और पर यूनिट वेट इसका जो होता है पैटर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसका जो वेट होता है वो कम होता है, और डिसएडवांटेज में लो होती है COP, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आपसे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एयर यूजिंग एज ए रेफ्रिजरेंट, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बना सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके बाद ये है कि हमको क्लियर हो गया कि हम यूज करेंगे एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट इस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास टोटल जो है 6 मेथड हैं, 6 सिस्टम है, एक प्रकार से 6 मेथड्स और सिस्टम, 6 मेथड हैं या 6 सिस्टम आप बोल सकते हैं। टोटल 6 सिस्टम हमारे पास है जिनका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर। जो भी आप हमारे पास एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर हम कैसे कूलिंग देते हैं हाई स्पीड पर या कम स्पीड पर भी, तो हम कैसे कौन कौन से कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल या रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल आप करते हैं, उसमें से 6 सिस्टम आपको पढ़ने हैं। और 6 के सिस्टम की देखिए एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में बता दूं आपको क्या ऑब्जेक्टिव पे बन सकता है, क्योंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल इसके अंदर आते हैं और आपके पास टाइम लिमिटेशन है। तो आपको अभी जान लीजिए, स्टार्टिंग में ही इनको एक्सप्लेन करने से पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन 6 सिस्टम का आपको डायग्राम पता होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन बनेंगे इस एग्ज़ाम में कि कौन कहाँ यूज होता है, कौन कहाँ बैठता है, कौन किसके बीच में होता है, कितने सिस्टम यूज होते हैं। ये आपको पता रखने के लिए इन 6 का आपको ब्लॉक डायग्राम पता होना चाहिए कि यहाँ हीट एक्सचेंजर लगा है, यहाँ टरबाइन है, यहाँ कंप्रेसर है, यहाँ रैमिंग इफेक्ट हो रहा है। इससे आपको क्या होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप टैकल कर सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव मॉडल पर। तो अगर आप देखें तो कौन कौन से 6 सिस्टम आपको यूज करने हैं, तो पहला जो है सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम है, एयर कूलिंग सिस्टम है, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम है। आपका जो दूसरा है सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है आपका, एयर कूलिंग है। उसके बाद एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, यानी इसके बीच में कहीं कहीं इवेपोरेटर लगाया गया होगा अलग से। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमेशा आ जाएगा, दैट इज बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम हमारे पास जो है, दैट इज बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम है। फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें, फोर्थ पॉइंट क्या है, बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटर कूलिंग सिस्टम, यानी सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम है, उसके बाद एयर इवेपोरेटिव लगा, फिर बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम है, बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम हो गया। फिफ्थ जो है आपका दैट इज रिड्यूस्ड एम्बिएंट कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम आपका हो जाएगा। एंड लास्ट सिक्स्थ दैट इज रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। तो ये टोटली 6 हमारे पास है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितने सिस्टम है? 6 सिस्टम्स आर डेवलप्ड। ये 6 सिस्टम्स है, 6 मेथड्स हैं जो हम जिससे एयर को कूल कर सकते हैं। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम है, सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है, एयर के साथ इवेपोरेटर लगा दिया गया है, बूट स्ट्रैप है तो उसके बाद फिर इवेपोरेटर लगा दिया, रिड्यूस्ड एम्बिएंट और रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम है। ये 6 आपको याद होने चाहिए। पहले तो इन 6 का
आपको याद कर लीजिए, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम, बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम और आपका रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। ये आपके पास 6 सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना है। अच्छा, अब इनका एम क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट, जो भी आप कर रहे हैं इस पूरे का एम क्या है आपका, क्या आप इसका उद्देश्य क्या लेके चल रहे हैं। उद्देश्य ये है आपको, अब एयरक्राफ्ट की बात आप कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन में क्या है आपको, ये मान लीजिए केबिन है आपको, जहाँ पर ये केबिन है जहाँ पर पैसेंजर अपना सीट पर बैठे हुए हैं। इस जो भी ये पैसेंजर हैं आपके बैठे हुए हैं सीट पर, आपको यहाँ पर आपको एयर भेजनी है, ये आपका एम है, एयर भेजनी है। और ये एयर ठंडी होनी चाहिए, यानी कोल्ड एयर भेजनी है आपको, ठंडी एयर इस केबिन के अंदर भेजनी है, ये आपका उद्देश्य है। हर सिस्टम का एक ही उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए कोई भी इवेपोरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी आपको डायरेक्टली एयर को आपको केबिन के अंदर भेजना है, पैसेंजर को एक्सपोज करना है, तो आप डायरेक्टली अगर आप भेजेंगे तो आप एयर ठंडी एयर भेजेंगे। अब आपका मकसद सिर्फ इतना है कि आप इसको कोल्ड एयर भेजना है। ये सभी सिस्टम का एम है कि जहाँ पैसेंजर, जिस प्लेन में जिसमें भी पैसेंजर बैठे हुए होते हैं, उस केबिन के अंदर आपको ठंडी हवा भेजना है। यही इन 6 सिस्टम का एक पर्टिकुलर उद्देश्य है, चाहे वो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम हो, चाहे वो सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम हो, बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव सिस्टम हो, रिड्यूस्ड एम्बिएंट हो या रीजनरेटिव सिस्टम हो। सिर्फ इन सब का इस्तेमाल एक होता है कि एयर जो होती है उसको ठंडा करके पैसेंजर के केबिन में भेजा जाए, ताकि वहाँ पर कोई भी आपका गर्मी का एहसास न होने पाए, यानी कोल्ड एयर आपको भेजना पड़ेगा। अब अगर आप देखें एक बार इस प्रोसेस को पहले समझिए, पहला जो है आपको पढ़ना है दैट इज़ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। अगर आप इसको समझना है तो आप ये समझिए, पहले तो एक प्रोसेस होता है राइमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ राइमिंग? राइमिंग क्या होती है कि जो भी प्लेन होती है उसमें जब प्लेन मूव करती है तो प्लेन हाई स्पीड में चुकी होती है, तो एयर जब उसे टकराती है तो राइमिंग का प्रोसेस ये होता है कि एयर को ऑटोमेटिकली आइसेंट्रोपिकली रेस्ट में लाया जाता है, रोका जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। आइसेंट्रोपिकली मतलब एंट्रोपी इज कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस के तहत एयर को क्या करते हैं, रेस्ट में लाते हैं, यानी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को आप ख़त्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। ये आपका काम होता है, रैमिंग का काम होता है। इसके लिए कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। रैमिंग क्या होता है, उसके सामने एक डिफ्यूज़र जैसा बना रहता है जो क्या करता है कि जब एयर इसके अंदर आती है तो ऑटोमेटिकली उसको धीमे करता है, और यही काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे ख़त्म होते होते एक प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में आप देखिए तो कन्वर्ट हो जाती है। तो रैमिंग जो प्रोसेस होता है उसके पास इंथैल्पी कांस्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रैमिंग में इंथैल्पी जो होती है दैट इज़ इंथैल्पी एक्चुअल हो चाहे आइडियल रैमिंग प्रोसेस हो, उसमें इंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से अगर आप देखें तो आप H+H1+C1² 2 GZ1 Q इज इक्वल टू आप लगाएंगे H2+C2² 2 GZ2 W। कोई वर्क आपको करना नहीं है, इंथैल्पी कांस्टेंट है इसलिए कोई चेंज होने वाला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या कर गई है, 0 C2 कितना हो जाएगा, C1 जो भी है C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, GZ1 Z2 के बराबर होता है, कि ट्रांसफ़र इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको H बराबर U+PV के फॉर्म में ले जाएं आपको, तो आपको ये महसूस होगा कुछ कि एंथैल्पी कांस्टेंट है आपकी। अगर आप यहाँ से देखें Q0 है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसे आइडियाबैटिक बोलते हैं। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है, वर्क डिवाइस नहीं है, लेवल सेम होता है, तो GZ1 Z2 के बराबर हो जाएगा। G2 क्या है आपका, C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। C1 कितना भी हो, लेकिन जब एट लास्ट क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर आप देखें H1 इज इक्वल टू H2 का फॉर्मेट अगर बनता है तो आप ये बोल सकते हैं कि एंथैल्पी यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर आप देखें तो।
तो इंथैल्पी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं कि रैमिंग एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, जहाँ पर प्रेशर आपका आइसेंट्रोपिकली कोई चीज़ रेस्ट पर लाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो प्रेशर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। तो आपका प्रेशर क्या होता है, एक एनर्जी के फॉर्म में बढ़ जाता है, क्योंकि 3 तरह की एनर्जी होती है, प्रेशर है, काइनेटिक है, पोटेंशियल हेड है। तीनों का हेड क्या है, बर्नौली के इक्वेशन के हिसाब से भी फ्लूइड के अंदर कांस्टेंट होता है। तो 2 अगर एक चीज़ चेंज नहीं होती हैं तो तीसरा आप ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के तहत आप इतना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, आइसेंट्रोपिकली रेस्ट में लाने का मतलब है, रैमिंग में आइसेंट्रोपिकली रेस्ट में लाते हैं, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बनेगा। दूसरा इंथैल्पी कांस्टेंट होती है, इसे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए केबिन का डिज़ाइन देखिए। अब आपको जो हर एक प्रोसेस को इस तरह आप समझिए कि यहाँ से एयर आती है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एयर आती है, हवा जो नॉर्मल एयर आती है उस ऊंचाई पर जो एयर आती है वो ये है आपकी नॉर्मल एयर जो होती है। अब यहाँ एयर आने के बाद अब ये वाला जो एयर जा रही है, आप इसको समझिए ये रैम्ड एयर है। कौन सी एयर है, रैम्ड एयर। रैम्ड एयर का मतलब होता है, रैम्ड एयर का रैमिंग का मतलब होता है ऑटोमेटिकली ये एयर अब चलकर रेस्ट में आ गई है, यानी पूरी की पूरी एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इसका प्रेशर क्या कर गया, राइज कर गया है, हाई प्रेशर पर एनर्जी है आपकी। और जब प्रेशर राइज हुआ, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो आप जानते हैं T2/T1 इज इक्वल टू प्रेशर के साथ P2/P1 का होल पावर Γ-1/गामा। तो अगर आप देखिए प्रेशर राइज किया होगा तो टेम्परेचर भी इसका राइज किया होगा, यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर आ रहा है एयर का उससे थोड़ा बहुत टेम्परेचर क्या हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा। इस रैम्ड एयर का टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा, जो इनलेट से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा, ज़्यादा प्रेशर पे होगा। अब इस रैम एयर को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। हमारे पास जो है, अब हमारे पास इस रैम्ड एयर के बाद यहाँ पर एक गैस टरबाइन होती है हमारे पास, ये टरबाइन हमारे पास है, ये हमारे पास टरबाइन है, और यहाँ पर इस टरबाइन से ही ऑपरेटेड हमारे पास एक कंप्रेसर है, दिस इज कंप्रेसर। इसे मेन कंप्रेसर बोलते हैं। कंप्रेशन प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। रैमिंग भी एक कंप्रेशन प्रोसेस की तरह ही होता है, क्योंकि प्रेशर इसमें इंक्रीज करता है, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप की वजह से इंक्रीज कर जाएगा। ये आपका मेन कंप्रेसर है, दिस इज मेन कंप्रेसर, ये हमारा मेन कंप्रेसर है। और ये आपकी टरबाइन है जो इस कंप्रेसर को ऑपरेट करेगी, जैसे टरबाइन है। तो जब आप रैम्ड एयर आप भेजेंगे, अब रैम्ड एयर का टेम्परेचर जो कुछ भी हो, अगर हम TS डायग्राम से समझेंगे, एक समझेंगे, उसके बाद सबको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अगर आप देखें TS प्लाट पर, अगर आप देखें इसको अगर आप पहले इसका ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, इस मेन कंप्रेसर में अब एयर जाएगी, इस रैम्ड एयर के बाद ये मेन कंप्रेसर में एयर जाएगी। तो मेन कंप्रेसर में जो भी एयर जाती है, अगर मेन कंप्रेसर में एयर जाएगी, ये आपका इस सर्किट पूरा करता है, जो आपका टरबाइन का सिस्टम है उसका सर्किट पूरा कर रहा है ये। तो जो मेन कंप्रेसर में एयर जाती है, तो कंप्रेसर में क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। इससे प्रेशर और टेम्परेचर जो एक पहले से ही प्रेशराइज हुई एयर का प्रेशर और टेम्परेचर और बढ़ जाता है आपका। तो ये हाई प्रेशर टेम्परेचर की गैस जो है यहाँ से निकाल ली जाती है, एयर यहाँ से निकाल ली जाती है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो एयर आ रही होती है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर अब बढ़ गया और रैम एयर से, तो यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर आप लगा देते हैं। हीट एक्सचेंजर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जहाँ पर हीट को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जो ये आ रही होती है, ये ऐसे सर्कुलेट करती है आपका, ये एक्सचेंजर की पाइप होती है, ऐसे ये पाइप होती है, मान लीजिए ऐसे पाइप बनी आपकी, और फिर ये हमने निकाल दिया, यहाँ हमने निकाला है, ये निकाल दिया हमने। तो यहाँ से आने वाली एयर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आई एयर इस कंप्रेसर में जाती है, कंप्रेसर में और कंप्रेस होती है, तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर और बढ़ गया, प्रेशर और टेम्परेचर और बढ़ गया इसका। ये आ रही है, अब इधर आती है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से थोड़ा सा ओपनिंग दे देते हैं हम लोग। तो रैम एयर जो होती है वो ठंडी होती है इस कंप्रेसर से निकलने वाली गैस के कंपैरिजन में, इस एयर्स के कंपैरिजन में ये वाली हवा ठंडी है, क्योंकि इसको एक बार कंप्रेस किया गया, ऑटोमेटिकली रेस्ट में आई है रैमिंग प्रोसेस के तहत। ये वाली कंप्रेसर से कंप्रेस की गई है, तो ये वाली हवा क्या होती है, ठंडी, ये गर्म होती है, और ये वाली हवा उसके कंपेरेटिव ठंडी होती है। तो पहला काम क्या करेंगे, इसके बगल से इसको गुजार देंगे इस हवा को। तो क्या करेगा, अंदर ट्यूब के अंदर बहने वाली जो हवा है कंप्रेसर से लौटी हुई है, ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर है और ज़्यादा प्रेशर पर है। तो ये जो हवा आएगी रैमिंग के थ्रू जो आ रही है इस यहाँ पर, इस हवा का टेम्परेचर कम है और अंदर का ज़्यादा, तो इसको हीट दे देगा आपको, और ये हीट लेकर के ये बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। अब जो एयर आ रही है इसके अंदर, ट्यूब के अंदर, इस रैमिंग एयर की वजह से थोड़ा बहुत ठंडी हो चुकी होगी। अब यही ठंडी हवा को आप क्या करेंगे, आप कहाँ भेजेंगे,
एक टरबाइन के अंदर जिसका नाम है कूलिंग टरबाइन। ये कूलिंग टरबाइन है, यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट आप कहाँ भेजेंगे, केबिन में जहाँ पैसेंजर बैठा है, यहाँ से आप टरबाइन में भेजेंगे। टरबाइन में भेजने का मतलब है एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रेशर डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो हार्ड प्रेशर डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, या अब एयर ठंडी हो गई, अब इसको पैसेंजर के पास अगर आप भेज देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम के अंदर आपको इस तरह के एडवांटेज मिल सकती हैं कि आपको रैमिंग, एक तो एयर जो है रैमिंग प्रोसेस के तहत आ रही है, रैम एयर का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा है, फिर आप मेन कंप्रेसर पर जाते हैं, मेन कंप्रेसर से आने वाली एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, रैम एयर का टेम्परेचर कम था, थोड़ा सा इधर से इसको पास कर देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर ऑटोमेटिकली लास्ट में हमको ठंडा किससे करना है, टरबाइन के थ्रू ठंडा करना है। तो टरबाइन के थ्रू हम इसको ठंडा करके फिर केबिन में भेज देते हैं। अब इस सिस्टम, ये कॉमन सिस्टम है, सिंपल है। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अब कौन कौन से पार्ट्स हो गए हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जानना आपके लिए। ये तो एक ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछेगा नहीं, वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा ऑब्जेक्टिव। पहला पार्ट क्या क्या होता है या प्रोसेस क्या क्या होता है, रैमिंग प्रोसेस होगा, पहले रैमिंग होगा, दूसरा फिर कंप्रेसर होगा, जिसे आप मेन कंप्रेसर भी बोलते हैं, मेन कंप्रेसर बोल सकते हैं, मेन कंप्रेसर बोल सकते हैं इसको, ये मेन कंप्रेसर है आपका। उसके बाद थर्ड हीट एक्सचेंजर आया, हीट HE बोल रहे हैं हम लोग, ये हीट एक्सचेंजर का प्रोसेस है। और फोर्थ आपका कूलिंग टरबाइन आया, क्या आया, कूलिंग टरबाइन। तो ये चार सिंपल एयर सिस्टम में होते हैं, चार होते हैं। रैमिंग प्रोसेस होगा, फिर आपका कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर जिसे बोलते हैं वो होगा, इसमें अंदर कंप्रेशन होगा, फिर हीट एक्सचेंजर होगा और फिर कूलिंग टरबाइन होगा। ये सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम है। अगर आप इस सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का अगर आपको देखना हो TS डायग्राम, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। TS डायग्राम अगर आप इसको ड्रा करें, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का TS डायग्राम अगर ड्रा करें तो आप देखिएगा कैसे बनता है। आप जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है आपकी, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है आपकी। आप देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस है, एयर देखिए, एयर पहले गई, रैमिंग हुआ, रैमिंग का मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आइसेंट्रोपिक का मतलब है एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो थोड़ा सा यह बढ़ गया, स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, तो 1 से 2 हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी आपकी। तो ये रैमिंग है, ये आपका जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट इज़ रैमिंग प्रोसेस है ये, दैट इज़ रैमिंग। अब आप देखिए 2 से 3 कहाँ जाएंगे, मेन कंप्रेसर के अंदर। तो मेन कंप्रेसर में भी क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर आप कराएंगे कंप्रेशन। तो 2 से 3 आपका हो जाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंट्रोपी कांस्टेंट है और कंप्रेशन करने से क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, तो हमने बढ़ा दिया प्रेशर और टेम्परेचर। अब 3 से 4 आप देखिए ध्यान से, इस 3 अब कंप्रेसर से निकलने वाली ये एयर कंप्रेसर के बाद की है, कहाँ जाएगी, हीट एक्सचेंजर में जाएगी, जो आपका यहाँ बना हुआ है रैमिंग के बाद। तो थोड़ा बहुत ये कांस्टेंट प्रेशर क्या करेगा, कूल कर देगा। मान लो यहाँ तक आ गया, 4 तक कूलिंग कर दिया आपने। फिर 4 पर कूलिंग के बाद अब एयर को कहाँ से जाना है, इस टरबाइन से होके जाना है। तो टरबाइन में क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। एडियाबैटिक, आप टरबाइन के अंदर क्या करेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। एडियाबैटिक का मतलब है एंट्रोपी कांस्टेंट, एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ चले आएँ, 4 से यहाँ चले आएँ, आप देखिए 4 से 5 आ जाए। अब फिर आपको केबिन में भेज देना है, यहाँ से 5 से 1। तो ये आपका जो 1 to 5 है, यही आपका प्रोसेस होता है जिसे आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये है 5 से 1 केबिन के अंदर जा रही है गैस, ये है। तो ये ऐसे TS डायग्राम आपका बनेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1 हो जाएगा, आपका कूलिंग हो जाएगा। ये एक एक्चुअल एक आइडियल TS डायग्राम है आपका। अगर ध्यान से देखिए, अगर इरिवर्सिबिलिटी होती है, मान लीजिए आइडियल नहीं हुआ, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। तो आप यहाँ 2 डैश यहाँ लिख लेंगे, फिर 2 डैश से 3 जो जाएगा यहाँ आएगा, तो 3 डैश कहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगी एंट्रोपी, यहाँ चला जाएगा। तो ऐसे 4 से 5 है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5 डैश हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी बढ़नी है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। आइडियल होगा सब सीधी लाइन चलेगी, अगर आपका इरिवर्सिबल होगा तो ये इसका नेचर कुछ होता नहीं है, प्रोसेस पता नहीं होता है, तो इसलिए आप एंट्रोपी बढ़ा सकते हैं, जो दिख रहा है आपको इस ग्राफ में सेकंड वाले में। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका इशू है TS डायग्राम जो है। तो एक सिंपल एयर इवेपोरेटिव सिस्टम जो है, दैट इज सिंपल एयर इवेपोरेटिव, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम
इसका जो TS डायग्राम है वो आपका कुछ ऐसा है कि 1 से 2 आपका है, 2 से 3 है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1। और इस प्रोसेस को यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग, कहाँ से 1 से 2 रैमिंग होगा, 2 से 3 कंप्रेशन होगा, 3 से 4 हीट एक्सचेंजर के अंदर जो रैम एयर से ठंडा कर रहे हैं, और 4 से 5 आपका कूलिंग टरबाइन के अंदर होगा। यही टरबाइन से निकलने वाली गैस को क्या, एयर को क्या करेंगे आप, उस केबिन में भेजते हैं जहाँ पैसेंजर आपका बैठा हुआ है, जहाँ उसको गर्मी महसूस हो रही है। ये हवा ठंडी उसके बगल से गुजरेगी तो क्या हो जाएगी, उसको भी ठंडा कर देगी, अगर ठंडी हवा उसके बगल से गुजरेगी तो। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस न्यूमेरिकल चूँकि बड़े बड़े बनते हैं इस पर, तो आपको ये बोल सकते हैं आपकी इस सिस्टम में आपसे पूछ सकता है कि कितने हीट एक्सचेंजर यूज हुए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, एक हीट एक्सचेंजर यूज हुआ है। आपसे पूछ सकता है इसमें कंप्रेसर कितने हैं, तो एक कंप्रेसर, तो एक कंप्रेसर एक है, हीट एक्सचेंजर एक है, कूलिंग टरबाइन कितनी, एक है। तो ये तीनों सिस्टम है। कौन कहाँ बैठा है ये आपको याद रखना पड़ेगा। टरबाइन यहाँ है, हीट एक्सचेंजर यहाँ पर है, और ये कंप्रेसर यहाँ पर है आपका। अब यहीं पर जो है आपको इस चीज़ को एक चीज़ और ध्यान में देना पड़ेगा कि इस सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम के बाद अब हमारा सेकंड जो आता है, दैट इज़ सेकंड जो हमारा है, दैट इज़ सिंपल एयर कूलिंग, सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। क्या अंदाज़ लगा रहे हैं आप सेकंड वाले पार्ट में क्या होने जा रहा है यहाँ पर एक एडिशनल आपको लगेगा, एक एडिशनल सिस्टम ऐड किया जाएगा। सब कुछ जैसे पहले था वैसे रहेगा। ये आपका कंप्रेसर हो रहा है, ये कंप्रेसर है, यहाँ से ये केबिन है आपकी, मान लीजिए ये आपका पोर्सन है, यहाँ से एयर आई जैसे पिछली बार आई थी। यहाँ पर क्या होगा, रैम एयर आ जाएगी, रैमिंग एयर, ठीक है। यहाँ हीट एक्सचेंजर रहता है, ये कंप्रेसर है आपका, कंप्रेसर से एयर आती है, कंप्रेस होने के बाद यहाँ ट्यूब के थ्रू गुजरती है। ये पहले भी हो चुका है, ये प्रोसेस अभी तक हुआ था। और यहाँ से जो रैम एयर है, ये आपका कौन सा एयर है, रैम एयर है। ये रैम एयर यहाँ बगल से गुजारते हैं आप, ताकि ये ठंडा कर दे कुछ अमाउंट में, इसको बाहर निकाल देते हैं। अब जो काम है, ये तो सिंपल में भी था, अब यहाँ पर इवेपोरेटिव जो वर्ड लगा है वो इसलिए लगा हुआ है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये एयर अभी आ रही है, अभी उतनी ठंडी नहीं है, क्योंकि अभी रैमिंग एयर के थ्रू ठंडा किया गया है, जबकि कंप्रेसर ने बहुत गर्म किया है इसको, अभी भी गर्म है ये। तो इसको क्या करेंगे, इसको ये ट्यूब में रहेगी आपकी, ये आपकी जो एयर है ये ट्यूब में है, इसके चारों तरफ आप क्या करेंगे, वाटर सप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे एज ए इवेपोरेटर। तो क्या होगा, हीट वाटर लेगा, यहाँ से गर्म हवा जा रही है, बगल से ही वाटर जा रहा है, तो हीट लेगा, और वाटर क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, वाटर वेपराइज होगा, और ये वाली एयर क्या करेगी, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट किसने ले लिया, वाटर ने। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इवेपोरेटिव सिस्टम। तो हीट वाटर ले लेता है, और अब ठंडा हो गया। अब ठंडी अगर चीज़ जाएगी टरबाइन के अंदर, अब टरबाइन के अंदर आप भेजिए तो और ठंडा आपका ये हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद कूलिंग पहुँचेगा कहाँ पर, केबिन में पहुँचेगा जहाँ पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो इसकी क्या एडवांटेज है, इसके एडवांटेज ये है कि इससे टेम्परेचर और ड्रॉप हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर लग रही है, या बहुत ज़्यादा सिस्टम आपका चल रहा है अंदर, तो आपको ये सिस्टम इससे बेटर है। इवेपोरेटर आपको एक अलग से लगाना पड़ेगा। अब इस सिस्टम के अंदर देखिए कितना है, एक हीट एक्सचेंजर है, एक इवेपोरेटर है, एक कूलिंग टरबाइन है, और एक आपका कंप्रेसर है। अब कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, इस पर ध्यान दीजिए। पूछेगा द लोकेशन ऑफ इवेपोरेटर इज़, तो आपसे ऑप्शन क्या लिखेगा, बिटवीन कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर एंड हीट एक्सचेंजर, बिटवीन हीट एक्सचेंजर एंड टरबाइन, बिटवीन, ऐसे 4 ऑप्शन आपको बना देगा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये आपका कूलिंग टरबाइन है, दैट इज़ कूलिंग टरबाइन, ये आपका हीट एक्सचेंजर है। तो इवेपोरेटर कहाँ बैठा हुआ है, हीट एक्सचेंजर और इस कूलिंग टरबाइन के बीच में। तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव बनेगा मैं लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, लोकेशन ऑफ इवेपोरेटर इज बिटवीन हीट एक्सचेंजर एंड कूलिंग टरबाइन और हीट एक्सचेंजर के बीच में करता है, इवेपोरेटर बैठा होता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि ये फाइनल टेम्परेचर को और ड्रॉप कर देता है, क्योंकि वाटर हीट लेगा। अभी तक केवल ये एयर से हीट लिया था, एयर बाहर निकल गई थी और ये गर्म था। अब थोड़ा सा और ठंडा आपने कर दिया, उसके बाद क्या कर रहा है आपने, यहाँ पर पहुँच गया। तो इसका अगर TS डायग्राम यहाँ से चेक करें तो कैसे बनेगा आप बताइए। इसका इवेपोरेटर है तो कुछ नहीं होगा, 3 से 4 ठंडा हुआ है आपका हीट एक्सचेंजर में। अब थोड़ा सा और ठंडा हो गया तो यही ग्राफ क्या करेगा, थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, 4 डैश हो जाएगा ये, और फिर यहाँ से अब ऐसे आएगा। तो आप देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, बढ़ गया। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और
टरबाइन जो आपका केबिन में जा रहा है, टेम्परेचर जो कूल हवा, ठंडी हवा जा रही है केबिन के अंदर, उसको अगर आप देखें, अगर आप इस केस में देखें, पहले वाले केस में, सिंपल वाले में, तो ये टेम्परेचर था आपका, मान लीजिए जो भी है 10 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए। तो आप इस वाले केस में देखिए, अभी इवेपोरेटर लगाने के बाद 4 डैश 4 डैश यहाँ हो गया, तो आप देखिए टेम्परेचर 5 डिग्री हो जाएगा, यानी फाइनल टेम्परेचर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ये एक बेनिफिट आपको इस सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम के अंदर मिल जाएगा। तो इवेपोरेटिव का काम क्या है, सिर्फ ये है कि जो हीट एक्सचेंजर से एयर आ रही थी ठंडी होकर के रैम्ड एयर से, उसको और वाटर सप्लाई कर देंगे, तो गर्म चीज़ है तो गर्म हीट दे करके वाटर को वेपराइज कर देगा, अपनी हीट से दे दिया, इसलिए ठंडा होकर के ये टरबाइन के अंदर जाएगा, टरबाइन और ठंडा करके केबिन के अंदर इसको भेज देगा। तो ये 2 सिस्टम हमको पता हो गए कि सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम के अंदर और सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका थर्ड है, दैट इज बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम। थर्ड इम्पॉर्टेंट है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट।